नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। फल सब्जी से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई को राष्ट्रीय आपदा कह दिया। मरकाम के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुद्दे को लेकर बयान दिया तो उनके बयान ने सियासी घमासान पैदा कर दिया। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग महंगाई को आपदा कह रहे हैं वो खाना पीना छोड़ दें, महंगाई कम हो जाएगी। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं, जहां कांग्रेस के कई नेताओं और मंत्रियों ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ व्यापारियों की ओर और उनकी तिजोरी भरने की पार्टी है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के बयान की निंदा भी की गई है, कांग्रेस ने निंदा की। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए कांग्रेस बिन बात का मुद्दा बनाती है। आज इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेता राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको बृजमोहन अग्रवाल का वो बयान सुना देते हैं जिससे पूरा विवाद खड़ा हुआ। महंगाई राष्ट्रीय आपदा है, तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम। तो बृजमोहन अग्रवाल का आपने बयान सुना, क्या कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने। अब इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया और बृजमोहन अग्रवाल की दलील भी सुनवाते हैं आपको, सुनिए। तो हमें कांग्रेसियों को अन्न जल त्यागने की सलाह देते हैं, फिर ये कुबेर पुत्र कहां से अन्न और जल पाएंगे। हम लोग जो सीधा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापारियों की पार्टी है, तिजोरीदारों की पार्टी है। और बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए देश में बढ़ी हुई महंगाई पर इतनी खराब टिप्पणी बृजमोहन जी ने की है। उनकी टिप्पणी के लिए मैं निंदा करता हूं। आप सबको याद होगा कि जिस समय देश में अन्न की कमी हुई थी उस समय शास्त्री जी ने देश की जनता को कहा था कि वो एक समय उपवास करे, सप्ताह में एक दिन उपवास करे, अन्न की बचत करे। अगर जिस समय कोरोना आपदा के रूप में पूरे देश में आई हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए, उनको अनाज में बचत करनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है। और टॉन्ट के रूप में इस प्रकार की बातें कही जाती है। अब मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है, विपक्ष का रोल वो भूल गई है, तो इसलिए अब नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश। राजीव चक्रवर्ती जी और के शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अमित जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में चर्चा को ज्वाइन करेंगे। लेकिन राजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है सर कि फिलहाल न अन्न की कमी है, लेकिन इसके बावजूद अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या सच में इंसान एक वक्त खाना छोड़ दे तभी महंगाई कम होगी? बृजमोहन जी के बयान को बृजमोहन जी ने एक टॉन्ट कसा था कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो क्यों ना 1965 युद्ध की तरह आप लोग भोजन छोड़ दो, पेट्रोल का उपयोग छोड़ दो। उसे कांग्रेस पार्टी तिल का ताड़ बना रही है। आयुष जी, आज कोरोना काल युद्ध से भी एक बड़ा भयंकर पेंडेमिक है, जहां हजारों लोगों के घर के मुखिया चले गए, जो कमाने खाने वाले लोग चले गए हैं। और उस पेंडेमिक में हमें चाहिए कि हम कोरोना से किस तरह लड़े, और कांग्रेस पार्टी उसे छोड़कर हमारे सीनियर विधायक, सम्मानीय विधायक जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर एक राजनीति की गुफा छोड़ रही है, वो निंदनीय है। दुख तो इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी इस समय शराब की बिक्री के ऊपर लग गई है, जो उसका काम था। शराब दुकान को खोल दिया, संक्रमण तार तार हो रहा है। दुख की बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए था कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उसकी क्या तैयारी है, उसको लेके पूरे प्रदेश में काम करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन सब चीजों को छोड़कर, देखिए दुकानें बंद थी, व्यापार बंद है, आवाजाही बहुत पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ महंगाई एक आपदा नहीं है, महंगाई एक सूचकांक है कि जो कभी बढ़ती है कभी घटती है, और अभी घट भी रही है। जिस प्रकार से गोदाम
फसलें आ रही है गोदाम में। राजीव जी, दो सवाल हैं, दो छोटे छोटे सवाल मेरे आपसे। शराब की दुकान किस सरकार ने नहीं खोला ये बता दीजिए। इंदौर में 5 घंटे जनरल स्टोर खोल रहा है, 7 घंटे दूध की दुकान खुल रही है और 9 घंटे शराब की दुकान खुल रही है। सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की सरकारों में भी हालत यही है कि हर जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं लगभग। इसके अलावा मेरा सवाल ये था कि अगर किसी परिवार में इस महामारी के वक्त में किसी ब्रेड अर्नर की मौत हो गई है, कोई कमाने वाला है जिसकी जान चली गई है, और जब रोजाना 4000-3000 डेथ्स हो रही हों, तो इनमें बिल्कुल ये संभव है कि कोई कमाने वाला शख्स होगा जिस पर पूरा परिवार निर्भर करेगा। उस परिवार की रोजी रोटी कैसे चले, वो परिवार कैसे खाए पिए, जब जो सरसों का तेल 150 रुपए लीटर से ज़्यादा हो चुका है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग 100 रुपए के पार हो चुका है पेट्रोल का दाम, और डीजल की कीमतें भी 90 पार हो चुकी हैं। ऐसी महंगाई में वो लोग कैसे जिएं? आपकी बात बिल्कुल सही है, एक बार को मान लेते हैं कि महामारी पर सरकार फोकस करे, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने को खोया है और उसके बाद अब आगे जिंदगी गुजारनी भी है? देखिए, केंद्र सरकार तो उनको राहत का पैकेज दे रही है, केंद्र सरकार को जितना बन सकती कर रही है। राज्य सरकार, देखिए, जो ये पहली बात तो ये महंगाई जो हुई है वो किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये डिमांड और सप्लाई की एक जो कमी होती है, जो एक वैक्यूम होता है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए सरकार भी बहुत सारी कदम उठा रही है। ये कोई ऐसा नहीं कि स्थायी महंगाई है, निश्चित रूप से उसकी कमी आएगी, नई फसल आएंगी, जो तेल की नहीं, जो पाम ऑयल पे भी जो डिप्लोमेसी थी वो डिप्लोमेसी कम होगी, खाद्य के तेलों के दाम कम होंगे, खाद्य पदार्थों के भी दाम निश्चित रूप से आने वाले समय में कम होंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सारे जो जिन्स हैं उनके मूल्य बढ़े हैं। इसके लिए सरकार को दोष ठहरा देना, उसके लिए आपदा में अवसर तलाश करके राजनीति खड़ी कर देना, ये निंदनीय है। अभी विपक्ष को चाहिए था कि राज्य के विपक्ष को कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कि हम कोरोना आपदा से लड़ें, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो उन कारणों को ढूंढें। क्यों नहीं जमाखोरों के ऊपर राज्य सरकार का अधिकार है कि उनको पकड़, जो जमाखोरी की गई उसको पकड़े, जो कालाबाजारी इसका जवाब मैं अमित जी से बिल्कुल लूंगा कि जमाखोरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है इसको मेंटेन करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर क्या कोशिशें की, इसका जवाब मैं बिल्कुल लूंगा। लेकिन अमित जी फिलहाल कनेक्ट हो रहे हैं शायद हमारे साथ। क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे है, क्या बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर और सीरियस दोनों नेता उनको माना जाए, उनकी जुबान फिसल गई या कहने का मकसद बिल्कुल यही था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बात आई कि 5 जुलाई को, मतलब 5 जून को कल ये वर्चुअल धरना देंगे। इसमें ये बात मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि महंगाई को एक राष्ट्रीय आपदा माना जाए, है ना, उनकी जेब में पैसा डालने की आवश्यकता पर उन्होंने प्रमुखता से जोर दी थी। लेकिन राष्ट्रीय आपदा और महंगाई को लेकर ये पहली बार बात आई है कि इससे पहले हर चुनाव में देखते आ रहे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात बृजमोहन जी कह रहे हैं कि उस समय भी लोगों को राष्ट्रीय एक लोगों से अपील की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय आपदा महंगाई को माना जाए, ये एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय हो सकता है, करना है नहीं करना है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है टांट मारा है, मतलब एक गंभीरता वाली बात नहीं। लेकिन गंभीरता ये है कि महंगाई निश्चित रूप से बढ़ी हुई है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, लोग घर में हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कोरोना काल के दौरान आज हम महंगाई रायपुर की अपन बात करें कि जनरल जानकारी में तो 120 रुपए दाल की कीमत है, 200 रुपए आपके तेल की कीमत है, खाने के तेल की बात करें, और यहाँ पे 170 रुपए से सूर्या तेल जो बोलना चाहिए 38 रुपए शक्कर के रेट है। एक कुल मिलाकर बात करें तो महंगाई से आम मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। इसमें कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आम जनता का उनको पूरी तरह सपोर्ट मिले। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रीय आपदा की जो बात आ रही है, आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति के लिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ये इस प्रकार की बातें आती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उनका 3:1 का जो रेशियो से पैसा फंड बनता है, फिर राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए सेना और अन्य सबके मदद लेकर के एक योजना बना के उससे निपटने का प्रयास होता है, जैसे तूफान चक्रवात के समय। लेकिन यहाँ जी अभी जो बात जो आ रही है कि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा, महंगाई को किस ढंग से राष्ट्रीय आपदा माना जाए, ये कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है। और कब इस प्रकार से राष्ट्रीय आपदा महंगाई को घोषित किया गया है, जैसे बात आ रही है कि महंगाई की दर
रेशियो हमेशा बढ़ता है, 2010 में कितना था, 13 में कितना था। ये एक राजनीतिक विषय रहा है कि आज जो बात है कि 2014 के बराबर है, भाजपा वाले कह रहे हैं। तो कुल ठीक है। मिलाकर के महंगाई नियंत्रण के लिए ठीक बात होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रमुख जो कदम उठाया है, एथेनॉल बनाने की जो बात आई है, धान से एथेनॉल बनाने के, निश्चित रूप से इससे एक राष्ट्र को एक मार्गदर्शन मिलेगा और पेट्रोल के दाम कम करने में एक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि एथेनॉल को मिक्स करके इसके दाम में नियंत्रण किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। ठीक है अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, बहुत स्वागत है आपका, चर्चा में लेट जुड़े, लेकिन सवाल के साथ आपका स्वागत। बीजेपी का कहना है कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, और इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई सप्लाई और डिमांड का रेशियो मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग मोहन मरकाम ने की है, वो कितनी जायज आपको खुद लगती है अपने स्तर पर? तो अभी तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया था, आवाज नहीं आ रही थी, और अभी भी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूं। आपदा पे बात कर रहे हैं। हाँ जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाजपा के नेता जो लगातार जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला बयान है, और ये बताता है कि कितने भाजपा के नेता असंवेदनहीन हो गए हैं। लगातार देखिए जिस प्रकार से बेशर्मी पूर्वक जो बयान दे रहे हैं, यही वो भाजपा के नेता है। जब 71 रुपए पेट्रोल हो गया था तो सबकी साइकिल निकल गई थी, और लगातार ये साइकिल में बैठे हुए फोटोबाजी किया करते थे। लेकिन आज जब 100 पार हो चुका है, इनका मोदी सरकार में जब शतक लगा चुका है पेट्रोल का रेट, तो आज ना ये साइकिल लेके निकलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये साइकिल लेके क्यों नहीं निकलते, ये कोई प्रयोग है या संयोग है, या इनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार जिस प्रकार से ये ट्रोल हो रहे हैं, आज देखिए पूरे बयान, पूरे भारतवर्ष के लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस टाइप का जो बयान इन्होंने दिया है। और देखिए महंगाई से पीड़ित वो व्यक्ति ऑलरेडी आपदा में वो पूरा चीजों को झेल रहा है, उसके बाद उसको लगातार महंगाई की जो आपदा केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और ये सरकार किन शर्तों पे आई थी, आप ये भी देखिए, कौन से नारों पे आई थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 7 सालों बाद अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। तो अब इतनी बेसिक डिफरेंस दोनों चीजों में यही आ गया है कि अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। चाहे सरसों तेल का प्राइस हो, लगातार जिस प्रकार से रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं अगर डीजल का प्राइस बढ़ता है मतलब सब चीजों का प्राइस इन्फ्लेशन उसमें आता है, इंक्रीज होता ही है। तो लगातार एक तो जनता ऑलरेडी त्रस्त है, इनकी जो नाकामी है, इनकी जो नीति है, वो फेलुअर नीति के कारण जनता आज भुगत रही है। उसके बाद उस जनता के जख्म पे नमक छिड़कने का जो काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मसार है। और आज मैं आपको बता दूं कि देश की जो जनता है, एक तो पहले वो इनके कार्यकाल में 7 सालों में गरीबी से लड़ रही है, उसके बाद देश में महंगाई और बेरोजगारी जिस प्रकार बढ़ी है, पहले ये कहा करते थे कि महंगाई डायन खाद जात है, और आम आदमी पर चौतरफा मार ये सरकार के आने के बाद यही महंगाई अगर मार रही है। और संकट काल में सबसे अहम बात आयुष जी, ऐसे संकट काल में, विपदा में और संक्रमण काल में, आपदा में अगर ये लोग इस टाइप का बयान देते हैं, अगर जनता को आप मलहम नहीं लगा सकते, तो प्लीज आप कम से कम। ठीक है अमित जी, इसका जवाब मैं राजीव जी से बिल्कुल लूंगा। मेरा एक और सवाल आपसे है। ठीक है अमित जी, सवाल यही है कि आखिर जो जमाखोर हैं, क्या उनके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, सप्लाई डिमांड का रेशियो मेंटेन करने की कोशिश की गई? और इसके अलावा धान की कीमत दी जाती है किसानों को, अच्छी बात है, बेहतर है कि धान उपजाने वाले किसानों को उसकी पूरी रकम मिले, लेकिन क्या बाकी फसलों को भी उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है? जैसे कुछ राज्यों में भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को बाकी की राशि दी जाती है जो फसल बेचने के बाद उनको नहीं मिल पाती, तो बाकी फसलों को लेकर आप लोग कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को? शोभा नहीं देता, लेकिन जिस प्रकार से एक साल में लगातार अगर आप देखेंगे कि तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो जब हम स्टडी करते हैं तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार आप देखेंगे कि कोरोना राष्ट्रीय आपदा अगर इनको नहीं लगती है जो ये कह रहे थे, तो कल ये कहेंगे अगर ऑक्सीजन की कोई मांग करता है तो वो क्या करे, ये बोलेंगे कि सांस लेना बंद कर दे। तो अगर ऐसी इनकी मानसिकता है, ऐसी अगर भाजपाइयों की सोच है, तो इनके अहम और वहम को जनता बहुत जल्दी तोड़ेगी। ठीक है राजीव जी, आज इनका विधानसभा के लोग भी यह सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से लगातार इनका ये जो आया है, अब विधानसभा के नेता भी सोच रहे होंगे कि हमारा विधायक
किस प्रकार का शर्मसार करने वाला जो बयान इन्होंने अमित जी दिया सुन पा रहे क्या और आप? हमारे नेता अमित की जी, अगर हमारे विधायक की ये सोच है तो अमित जी को निश्चित शायद तौर पे आवाज कम जनता जा रही है, ये भी इसको बढ़ाइए। सोचेगी, अमित जी को आवाज आने कम जा वाले रही है। वक्त में, आने वाले समय में ये बयान उनको ठीक है राजीव जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी आई थी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर ही बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, और खास तौर पर इस समय जब संकट काल के वक्त कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी के जेब में पहले से ही पैसा नहीं है, व्यापार ठप पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, तो लोग उस महंगाई को बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? राजीव जी, क्या ये महंगाई क्यों आई है? देखिए आयुष जी, जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों की एक संग्रह प्रवृत्ति रहती है, लोगों ने बहुत सारा संग्रह कर लिया है। और जो मैं कह रहा था कि डिमांड और सप्लाई की एक बात आई कि उत्पादन के क्षेत्र से लेकर वो उत्पाद पहुंचा नहीं दुकानों तक, रिटेल सेंटर तक, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक। तो ये जो महंगाई है ये एक कोई परमानेंट या कोई स्थायी महंगाई नहीं है, ये समय के कारण, ये पेंडेमिक के कारण ये महंगाई आई है। और दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें देश भर में एक साथ होकर जनता की और सरकार के साथ मिलकर इस पेंडेमिक से लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं राजीव जी ये बताइए, ठीक है आपकी बात तो एक बार मैं मान भी लूं कि सप्लाई और डिमांड का जो हेरफेर है, कालाबाजारी और जमाखोरी की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत कौन सा बहुत ज्यादा कम है, या वहां पर सरसों का तेल कहाँ 100 रुपए लीटर मिल रहा है? आप गलत बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं आपको ये बोलते हुए, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई के बीच की चेन है वो चेन रुकी हुई है, उस वजह से ये महंगाई बढ़ी हुई है। ये महंगाई कोई राजीव जी, और महंगाई का इलाज यही है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगा ये महंगाई राजीव जी जी राजीव जी मेरा सवाल इतना ही था कि कहाँ बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल जो है वो 50 रुपए लीटर मिल रहा है, कहाँ सरसों का तेल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, और डीजल कहाँ 40 रुपए, बता दीजिए। अगर नहीं आयुष जी कहीं पर नहीं, मैं तो स्वीकार करता हूँ कि जरूरी जिनसों का जो वस्तुएं हैं उसका रेट बढ़ा है, और ये स्थायी रूप से नहीं बढ़ा, ये तात्कालिक रूप से बढ़ा है। और तात्कालिक रूप से इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, जो लॉजिस्टिक की जो बातें जो होती है, कारक होती है महंगाई को बढ़ाने वाली, वो असामान्य स्थितियां देश काल वातावरण में फैला हुआ है, उस कारण से सभी चीजों के दाम कुछ बढ़े हैं। और केंद्र सरकार उसके लिए कुछ प्रयोग कर रही है, कुछ लगातार कार्रवाइयां कर रही है, इंपोर्ट को बढ़ावा दे रही, कई चीजों पे इंपोर्ट से बैन था उस इंपोर्ट को खोल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे जो ये अस्थायी महंगाई है, इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सरकार को चाहिए जो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, आपका एक बड़ा मुद्दा, इस पर जवाब अमित जी से लूंगा, क्योंकि सर मैं आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल महंगाई को कम करने की कोशिशें क्या दिख पा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और इसके अलावा बुनियादी कारण क्या है? क्या सिर्फ डिमांड सप्लाई का खेल है या फिर प्रोडक्शन का भी खेल है? सुधरने का या बेहतर बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण था, जैसे कार की बिक्री या अन्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ के बेहतर प्रदर्शन की बात आती रही है। ये सब का कारण ये था कि 2,500 रुपए में धान की खरीदी के कारण लोगों के जेब में किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा जो जेब में गया इनके। दूसरी चीज ये है कि शहर बिजली बिल जो है वो हाफ है, रेट आधा हो गया सीधा सीधा, तो सभी लोगों को एक बिजली बिल में एक राहत मिली है। तो कांग्रेस का शुरू से ही मांग रहा है, 2014 से बात आ रही है कि किसानों को डायरेक्ट पैसे देने की जो बात आ रही है। अभी जो भाजपा प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, इसका कारण आपदा बता रहे हैं। तो मेरा कहना है कि महंगाई बढ़ी है, उसको रोकने के लिए आम लोगों को, मध्यम वर्ग को क्या राहत दी जा रही है, क्या टैक्स में कुछ बात आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार कदम क्या उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आम लोगों को लेकर बात करके केवल राजनीतिक करके चुनाव में हम देखते हैं ये मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव में वास्तव में जनता जो है इन बेरोजगारी, गरीबी, इनके जगह में अन्य विषयों को लेकर के मतदान करते हैं अधिकांश लोग, जिसके कारण से इस प्रकार की समस्याएं जो है ये रुक जाती है। मुझे लगता है कि हर चुनाव में ये एक रहा है, गरीबी हटाओ का नारा हम कब से सुनते आ रहे हैं, गरीबी कब हटेगी ये अलग विषय है। लेकिन वर्तमान समय में किसानों आम लोगों की जो हालत खराब है उनको दूर करने के लिए निश्चित रूप से टैक्स में राहत या अन्य किस प्रकार से लोगों को राहत दी जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित जी मेरा सवाल आपसे था, लेकिन आपको आवाज पहुंच नहीं रही थी, इसलिए आप जवाब नहीं दे सके उसका। मेरा सवाल यही था कि जमाखोरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, और दूसरा सवाल मेरा ये कि प्रोडक्शन को लेकर क्या कोशिशें की जा रही है। अगर हम धान को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो बाकी चीजों को लेकर हमारी प्रोत्साहन की नीति क्या है, चाहे वो सरसों के लिए प्रोत्साहन की नीति हमारी क्या है,
क्योंकि कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो उसके पीछे प्रोडक्शन का भी एक मसला हो सकता है कि क्या सरसों उतना उपज हो पा रही है उसकी जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई की जरूरत है। अमित जी, वरिष्ठ पत्रकार के भैया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार पेंडेमिक में भी आपने देखा कि हमारी सरकार की जो नीतियां थी उससे यहाँ का किसान खुशहाल हुआ है। और पूरी अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से महंगाई और क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से लोग त्रस्त थे, लोगों के जेब में पैसा नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा। लोगों के जेब में हमने पैसा डालने का काम किया, हमने जो भी वादे किए थे हमने पूरा किए। और जिस प्रकार से राजू भाई कह रहे थे, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जिस प्रकार से ये 3 काले कानून इन्होंने लाए हैं उसमें एक शर्त इन्होंने डाली है। एक जो कानून है वो है कि 1955 के तहत जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, जमाखोरों को संरक्षण देने के लिए और उपभोक्ताओं के शोषण के लिए कानून लाया गया है। मैंने कई बार कई चैनलों में ये कहा है कि आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई जो सरकार हम दो और हमारे दो की नीतियों पे जो चल रही है, और आज जिस प्रकार से इनका वक्तव्य आ रहा है, इनके नेताओं का जो वक्तव्य आ रहा है, सत्ता बल, धन बल और बहुबल के सहारे ये चुनाव जरूर जीत रहे हैं। और धन्ना सेठ जो बैठे हैं और जनता की दिल की आवाज जो नहीं सुन पा रहे हैं, 77 बार मन की आवाज कहते हैं, जनता के छोटा दिल सा की जवाब आवाज मेरे नहीं सुन सवाल को पा रहे लेकर, हैं। फिर मैं राजीव जी से आखिरी कमेंट लूंगा आपके सवालों को लेकर। बाकी फसलों को लेकर प्रोत्साहन नीति क्या है? बाकी देखिए, और आपने कहा प्रोडक्शन लगातार हमारा मैंने आपको जैसा कहा कि हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़ एक उन्नत राज्य बने और हम उसके ओर अग्रसर हो रहे हैं। और राजू जी जिस प्रकार कह रहे थे 8 साल, आप देख लीजिए राजू जी, आप वादा करके आए थे 2022 तक किसानों की आप आय दुगनी करेंगे। आपने आय दुगनी तो नहीं की, उल्टा महंगाई दुगनी कर दी। तो आपकी नीयत साफ नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है। 6 महीने 8-7 महीने से हमारा किसान भाई आज आंदोलनरत है, आपकी सरकार वहां जाती नहीं है, छोड़ दिए उनके हाल पे उनको। वो भी सबक किसान राजीव जी आखिरी के 30 सेकंड में मैं आपको दे पाऊंगा जल्दी से। राजीव जी, ठीक है, जानता है राजीव जी। बैठी इस निरंकुश सरकार को हमारा किसान भाई और जिसके हमारी सरकार निरंकुश है, हमारी सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन अमित जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनादेश लगातार हमको मिल रहा है, चाहे असम का जनादेश हो, देश का जनादेश हो, कहीं का भी जनादेश हो। और ये जो महंगाई डायन है, इससे आप कहां तक लड़ रहे हैं? हमारी सरकार किसानों को लगातार जो राष्ट्रीय बोनस है वो 6,000 रुपए दे रही है। हमारी सरकार जो परिवहन नीति है उसमें वो की है, लगातार जितनी ट्रकें रुकी हुई थी खाद्यान्न की वस्तुओं की है, जो भी सारी चीजें नियत स्थान पर पहुंच रही है। और आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजों की जो चलिए ठीक है राजीव जी, 1 हफ्ते का दावा आप कर रहे हैं, देखते हैं इस दावे में दम कितना है, इस वायदे में दम कितना दिखता है। लेकिन फिलहाल महंगाई से जनता त्रस्त दिख रही है और इस संकट काल के दौरान भी अगर महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो आम लोगों के लिए दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।